Assalamu alaikum students, welcome to lecture number 12 of chemistry. The topics that we shall cover today are general properties of acids, uses of acids, general properties of bases and uses of bases. हमने अभी तक अपने कॉन्सेप्ट सारे पढ़ लिए हैं कि एसिड्स और बेसिस को किन किन डेफिनेशंस के थ्रू आप डिस्क्राइब कर सकते हो, एक्सप्लेन कर सकते हो। अभी हमने इनकी प्रॉपर्टीज़ की तरफ आना है। तो सबसे पहले आपकी बुक में पेज नंबर 27 पर देयर इज़ द टॉपिक ऑफ जनरल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हमने चूंकि पहले पढ़ ली हैं इसलिए अब उनको रिपीट नहीं करेंगे। बिल्कुल चैप्टर के स्टार्ट में हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ का डिफरेंस पढ़ लिया था एसिड्स एंड बेसिस का। तो टुडे इन दिस लेक्चर हम सिर्फ उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ को इंक्लूड करेंगे, एसिड्स की भी और बेसिस की भी। The points mentioned in your books are reaction with metals, reaction with carbonates and bicarbonates, reaction with bases, reaction with sulfides and bisulfides, and the reaction with sulfides. ये 5 टाइप्स की केमिकल प्रॉपर्टीज एसिड्स की डिस्कस की हुई हैं। अच्छा, बिफोर डिस्कसिंग द केमिकल प्रॉपर्टीज दीज पॉइंट्स, हम पहले ये देख लेते हैं कि केमिकल प्रॉपर्टीज हम कहते किसे हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज होती क्या हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज तो उसके स्ट्रक्चर और उसके फिजिकल बिहेवियर के साथ लिंक्ड होती हैं ना। केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं दैट हाउ डज अ केमिकल रिएक्ट विद एनी अदर स्पीशी, किसी भी और तरह की स्पीशी है, कोई और केमिकल कंपाउंड है या कोई और केमिकल क्लास है, उसके साथ कोई एक कंपाउंड, एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ कंपाउंड किस तरह से रिएक्ट करता है, वो चीज़ उसकी आ जाती है केमिकल प्रॉपर्टीज में। व्हाट आर द प्रोडक्ट्स ऑफ द केमिकल रिएक्शन, विच काइंड ऑफ गैसेज और सॉल्ट्स और एनी अदर काइंड ऑफ थिंग इज प्रोड्यूस्ड इन अ केमिकल रिएक्शन, all of it is considered under the heading of chemical properties. First chemical property of acid is with the reaction with metals. metals के साथ कैसे रिएक्ट करता है, तो इसके लिए आपके पास दो तरह का रिएक्शन आता है जब एक एसिड मेटल्स के साथ रिएक्ट करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी एक्सप्लोसिव रिएक्शन। एक्सप्लोसिव रिएक्शन किस तरह से होता है कि जब आप सोडियम, पोटेशियम या कैल्शियम, ये तीन तरह के मेटल्स को, इस कैटेगरी के मेटल्स को आप जब रिएक्ट करवाते हो एसिड के साथ, तो कैसा रिएक्शन होता है, बहुत एक्सप्लोसिव, बहुत वायलेंट रिएक्शन होता है। और इसके जो रिजल्ट होता है उसमें क्या प्रोड्यूस होता है, हीट प्रोड्यूस होती है बहुत सारी और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है। ठीक है। और दूसरा टाइप का जो रिएक्शन होता है प्रोड्यूस, उसके अंदर यही दो चीज़ें हो रही हैं, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस, लेकिन उसके अंदर थोड़ा सा क्या डिफरेंस आता है कि इट रिएक्ट्स मॉडरेटली। अब मॉडरेट रिएक्शन किसके साथ होता है, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन और एल्यूमिनियम, इस तरह के जो एलिमेंट्स हैं उनके साथ इसका मॉडरेट रिएक्शन होता है। प्रोडक्ट्स इसके सेम होंगे, चाहे वो एक्सप्लोसिव रिएक्शन हो या मॉडरेट रिएक्शन हो। क्या प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करेगा वो, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। सॉल्ट किस चीज़ का होगा, जो आपका रिस्पेक्टिव मेटल यूज़ हो रहा है उसका सॉल्ट प्रोड्यूस होगा। और साथ में हाइड्रोजन गैस कहाँ से रिलीज होगी, चूंकि हम एसिड यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड या नाइट्रिक एसिड, तो इन सब के अंदर क्या है, हाइड्रोजन है। तो ये हाइड्रोजन गैस, ये इसका जो हाइड्रोजन कंपोनेंट है ये अलग से सेपरेट हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन गैस. So when zinc reacts with sulfuric acid, it produces zinc sulfate. It is a salt and hydrogen gas is escaped out. ये जो एरोहेड है ये क्या रिप्रेजेंट करता है कि ये गैस इवॉल्व हो रही है, उधर से निकल रही है. Second reaction is of aluminium. When aluminium reacts with hydrochloric acid, it produces aluminium chloride and हाइड्रोजन गैस. हाइड्रोजन गैस किस तरह से प्रोड्यूस होती है, ये आपके पास एक छोटी सी एनिमेशन है, इसमें आप देख सकते हो कि आपने क्या किया, एक टेस्ट ट्यूब ली, उसके अंदर मैग्नीशियम स्ट्रिप ऐड कर दी। मैग्नीशियम चूंकि मॉडरेट रिएक्शन देता है इसलिए हम इसको लैब में भी अपने इस एक्सपेरिमेंट को कर सकते हैं। अब क्या किया, मैग्नीशियम स्ट्रिप आपने ली, उसको आपने ऐड कर दिया एक टेस्ट ट्यूब के अंदर। उस टेस्ट ट्यूब के अंदर आपने अब ऐड क्या किया, डाइल्यूट एसिड। चूंकि जो डाइल्यूट एसिड्स हैं वही रिएक्ट करते हैं मॉडरेटली, तो आपने डाइल्यूट एसिड उसके अंदर ऐड कर दिया और उसके अंदर से क्या हुआ कि बबल्स ऑफ गैस प्रोड्यूस होना शुरू हो गए। जो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रही होगी वो कहाँ से, मैग्नीशियम के साथ जहाँ जहाँ पर एसिड रिएक्ट करेगा वहाँ से ये गैस ऊपर की तरफ को उठना शुरू हो जाएगी। ये जो बबल्स आपको नज़र आ रहे हैं ना ऊपर जाते हुए, ये इस तरह से हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है। इनके बहुत सारे आइडेंटिफिकेशन टेस्ट भी होते हैं, जैसा कि आपने क्लास 8 की साइंस में पढ़ा होगा। हाइड्रोजन गैस को जब आप बर्न करते हो तो इट बर्न्स विद अ पॉप साउंड, एक पॉप साउंड आता है उसका बर्न होने का। तो इस तरह के बहुत सारे आइडेंटिफिकेशन टेस्ट होते हैं कि ये गैस जो प्रोड्यूस हो रही है वेदर इज इट एक्चुअली हाइड्रोजन गैस और एनी अदर काइंड ऑफ गैस, तो इस तरह से आपको आइडेंटिफाई हो जाता है. Second kind of reaction is the reaction with carbonates and bicarbonates.
कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स के अंदर क्या ग्रुप प्रेजेंट होता है, CO3 का ग्रुप प्रेजेंट होता है। तो जहाँ पर भी ये CO3 ग्रुप प्रेजेंट होगा वहाँ पर रिएक्शन के बाद क्या प्रोड्यूस होगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस CO2 प्रोड्यूस होगी वहाँ पर। ये एक की है जो आपने याद रखनी है बस। तो प्रोडक्ट्स इस रिएक्शन के क्या हैं, सॉल्ट एंड कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, ये तीन चीज़ें प्रोड्यूस होती हैं। इसका रिएक्शन के अंदर जब हम देखते हैं तो क्या होता है कि कैल्शियम कार्बोनेट, एक हमने रिएक्शन देख लिया कार्बोनेट का, दूसरा है आपके पास सोडियम बाइकार्बोनेट का रिएक्शन। तो जब कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, इट प्रोड्यूसेस द सॉल्ट ऑफ कैल्शियम। यहाँ पर जो मेटल होगा उसका सॉल्ट प्रोड्यूस होगा, कैल्शियम क्लोराइड। CO2 की जगह पर ये कार्बन डाइऑक्साइड जो प्रोड्यूस होनी ही है वो प्रोड्यूस होगी, और रिमेनिंग क्या है यहाँ का 2H, जो एसिड के थे दो हाइड्रोजन, और यहाँ पे जो कार्बोनेट CO3 का एक ऑक्सीजन, तो दे कंबाइन टुगेदर टू प्रोड्यूस वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। तो इस तरह से ये रिएक्शन परफॉर्म हो जाता है, ये रिएक्शन यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। सेकेंड रिएक्शन इज ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट। व्हेन सोडियम बाइकार्बोनेट रिएक्ट्स विद सल्फ्यूरिक एसिड इट प्रोड्यूसेस द सॉल्ट ऑफ सोडियम। चूंकि यहाँ पर मेटल कौन सा यूज हो रहा है, सोडियम, तो सोडियम का सॉल्ट कौन सा होगा, यहाँ का सोडियम का रेडिकल, यहाँ से सोडियम आयन आएगा और यहाँ से सल्फेट रेडिकल कंबाइन करेगा। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस होते हैं ना ये। तो जब ये सोडियम और ये वाला सल्फेट रिएक्ट करेंगे तो दे विल प्रोड्यूस सोडियम सल्फेट। ये एक सॉल्ट था जो प्रोड्यूस हो गया, तो एक चीज़ हमारी यहाँ पर प्रोड्यूस्ड है। दूसरी हमने देखी थी कि यहाँ क्या चीज़ प्रोड्यूस होनी चाहिए, CO3 में से एक कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होगा, तो यहाँ पर ये कार्बन डाइऑक्साइड भी आपके पास आ गई। थर्ड चीज़ जो आपकी इस रिएक्शन में, इस काइंड ऑफ रिएक्शंस में प्रोड्यूस होती है, इट इज़ वाटर। तो वाटर मॉलिक्यूल कहाँ से प्रोड्यूस होगा, H2 ऑफ द सल्फ्यूरिक एसिड, और यहाँ से रिमेनिंग जो ऑक्सीजन होंगे वो कंबाइन करके यहाँ पर इसको वाटर प्रोड्यूस कर देंगे। तो इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर चूंकि आपके जो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स हैं उनके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स को बैलेंस करना होता है, इस वजह से यहाँ पर हमने 2 अटैच किया है इसके साथ। तो जब ये रिएक्शन होता है तो इसकी एक प्रॉपर्टी कैसे होती है, जैसे लास्ट में हमने देखा कि छोटे छोटे से बबल्स ऊपर की तरफ को उठना शुरू हो जाते हैं, इसी तरह से ये वाला जो रिएक्शन है इसके अंदर एफिवेसेंस होती है बहुत ज़्यादा। ये देखें इस तरह से, जैसे आपने लैब में एक्सपेरिमेंट्स किए होंगे कि एसिटिक एसिड के अंदर जब आप बेकिंग सोडा ऐड करते हो तो बहुत तेज़ी से एकदम से वो फिज प्रोड्यूस होता है। जैसे कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर, कभी आप 7 अप के अंदर या कोई भी सोडा के अंदर आप जब लेमन जूस आप उसके अंदर ऐड करो या सॉल्ट उसमें ऐड करो तो किस तरह, इस तरह से एकदम से उसके अंदर झाग प्रोड्यूस होती है ना, ये फॉर्म सा बनता है। तो इस चीज़ को हम कहते हैं एफर्वेसेंस। और ये क्या प्रोड्यूस, इस ये क्या चीज़ आइडेंटिफाई करी है कि यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है, बहुत एक क्लाउड सा एकदम से प्रोड्यूस होता है बबल्स का, जिस तरह कोल्ड ड्रिंक्स में होता है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस की निशानी होती है। थर्ड काइंड ऑफ रिएक्शन इज द रिएक्शन विद बेसेस। ये रिएक्शन विद बेस हमने बहुत बार पहले पढ़ लिया है, जनरल साइंस में भी आप पढ़ते आए हो कि व्हेन एसिड्स रिएक्ट विद बेसेस दे प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर। तो यही रिएक्शन यहाँ पर हो रहा है, इट प्रोड्यूसेस सॉल्ट एंड वाटर व्हेन इट रिएक्ट्स विद अ बेस, एंड दिस काइंड ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड एज अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, क्योंकि ये न्यूट्रल कर देते हैं। एसिड और बेस दोनों अलग अलग, दो जैसे नॉर्थ पोल और साउथ पोल्स होते हैं ना, बिल्कुल डिफरेंट प्रॉपर्टीज वाले, उस तरह से एसिड और बेस ये दोनों बहुत डिफरेंट होते हैं। तो जब ये दोनों रिएक्ट कर लेते हैं तो ये न्यूट्रल एक दरमियान में, जिसकी प्रॉपर्टीज़ ना एसिड वाली होती हैं ना बेस वाली होती हैं, बल्कि ना ही कोरोसिव होती हैं, तो एक न्यूट्रल सा कंपाउंड प्रोड्यूस करते हैं। दैट्स व्हाई दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, बिकॉज दे कैंसिल आउट ईच अदर्स इफेक्ट। तो ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है और इसके रिजल्ट में क्या प्रोड्यूस होता है, सॉल्ट एंड वाटर। एग्जाम्पल्स में है आपके पास सोडियम हाइड्रोक्साइड, व्हेन इट रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड इट प्रोड्यूसेस सोडियम क्लोराइड एंड वाटर। तो ये दो चीज़ें ही प्रोड्यूस हो रही है ना, हमने पढ़ा एक सॉल्ट प्रोड्यूस होगा, दूसरा वाटर प्रोड्यूस होगा। तो इसी तरह से सॉल्ट, सोडियम क्लोराइड इज अ सॉल्ट एंड H2O इज द फार्मूला ऑफ वाटर। सेकेंड आपके पास है CuO। इसका जब रिएक्शन होता है H2SO4 के साथ तो इट प्रोड्यूसेस CuSO4, कॉपर सल्फेट प्रोड्यूस करता है, इट इज़ ऑल्सो अ सॉल्ट। और दूसरी तरफ आपके पास H2O प्रोड्यूस हो जाता है। तो आपकी कंडीशंस फुलफिल्ड है ना कि प्रोडक्ट्स दो ही होंगे, और कौन कौन से होंगे, सॉल्ट एंड वाटर। तो ये दोनों आपके प्रोडक्ट्स यहाँ पर फॉर्म हो रहे हैं। Fourth kind of reaction is the reaction with sulfides and bisulfides। सल्फाइड्स और बाइसल्फाइड्स क्या होते हैं, सल्फाइड्स का फॉर्मूला होता है जिसके अंदर ग्रुप आए SO3 नेगेटिव 2, ये आपके पास सल्फाइड रेडिकल होता है।
और दूसरी तरफ है आपके पास बायसल्फाइड। तो बायसल्फाइड का फॉर्मूला क्या होता है? रिमेंबर व्हेन एवर देयर इज एनी कंपाउंड विद बाय, तो उसके अंदर एच अटैच्ड होता है, HSO3 नेगेटिव। ये फॉर्मूला होता है बायसल्फाइड का। तो इसकी वैलेंसी है -2 और इसकी वैलेंसी है ओनली -1। तो जब सल्फाइड्स के साथ एसिड रिएक्ट करता है, लाइक इन द फर्स्ट इक्वेशन CaSO3 प्लस HCl, तो जब ये रिएक्ट करेगा कैल्शियम सल्फाइड HCl के साथ, इट विल प्रोड्यूस कैल्शियम क्लोराइड। सॉल्ट तो हर सूरत प्रोड्यूस हो ही रहा है ना, हर रिएक्शन में आपने याद रखना है कि सॉल्ट आपके पास एसिड इन पांचों केमिकल्स में से, पांचों कैटेगरीज ऑफ केमिकल्स में से जिसके साथ भी रिएक्ट करेगा सॉल्ट प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो सॉल्ट होगा कौन सा प्रोड्यूस? सॉल्ट वो प्रोड्यूस होगा जो हम यहाँ पर मेटल यूज कर रहे हैं। जो मेटल है यहाँ हम हर किसी के अंदर देखें, जैसे आपने यहाँ फर्स्ट एग्जांपल देखी, इसमें मेटल था जिंक और एल्यूमिनियम, तो जिंक सल्फेट और एल्यूमिनियम क्लोराइड, यही आपके पास सॉल्ट्स प्रोड्यूस हुए। सेकंड में आपने देखा था यहाँ पर आपके पास था कैल्शियम, कैल्शियम ने रिएक्ट किया था इसके नेगेटिव आयन के साथ, तो उसने क्या प्रोड्यूस किया था? कैल्शियम क्लोराइड। इसी तरह से इस काइंड ऑफ रिएक्शंस के अंदर भी यही चीज़ होती है कि जो मेटल एटम यूज हो रहा है, जैसे यहाँ कैल्शियम यूज हो रहा है और दूसरे दूसरे कंपाउंड के अंदर उसी रिएक्शन के जो एनाइन है इट इज Cl यानी क्लोरीन, तो ये क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके क्या बना देगा? कैल्शियम क्लोराइड। तो ये सॉल्ट कैसे आइडेंटिफाई करना है कि इस रिएक्शन में क्या सॉल्ट प्रोड्यूस हो रहा है, ये आपको फौरन से आइडिया हो जाएगा। एक का कैटाइन दूसरे के एनाइन के साथ रिएक्ट करेगा। दूसरी चीज़ ये है कि इसके अंदर एक सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है। सल्फर डाइऑक्साइड गैस क्या होती है? इसका फॉर्मूला होता है SO2। सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होगी, और ये जो सल्फर डाइऑक्साइड गैस है ये कहाँ से निकलेगी? ये जो आपके पास SO3 था ना, मेटल के सल्फाइड का जो SO3 था, वो प्रोड्यूस करेगा सल्फर डाइऑक्साइड गैस। और इसके अलावा बाकी इसका एक ऑक्सीजन, कैल्शियम सल्फेट का एक ऑक्सीजन, और यहाँ से जो आपका एसिड था उसके दोनों हाइड्रोजन्स मिलकर वाटर मॉलिक्यूल भी प्रोड्यूस कर देंगे। सेम केस होगा आपके पास बाइसल्फाइड्स के रिएक्शन में। उसके अंदर क्या होगा कि व्हेन सोडियम बाइसल्फाइड रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड इट प्रोड्यूसेस अ सॉल्ट ऑफ सोडियम। ये सोडियम मेटल था ना, सोडियम मेटल रिएक्ट करेगा क्लोरीन के साथ और प्रोड्यूस कर देगा सोडियम क्लोराइड। सल्फर डाइऑक्साइड निकलेगी यहाँ से, ये आ गई सल्फर डाइऑक्साइड आपके पास, और एक ऑक्सीजन ऑफ बाइसल्फाइड और आपका एक हाइड्रोजन ऑफ बाइसल्फाइड और एक हाइड्रोजन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दे विल कंबाइन टू प्रोड्यूस वाटर। तो इसके अंदर भी ये जो सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है ना, गैसेस जब भी प्रोड्यूस होंगी तो बबलिंग होगी। आप जिस भी apparatus के अंदर उसको रिएक्शन कैरी आउट करो, वेदर इट इज़ अ टेस्ट ट्यूब और एनी बीकर और एनी स्पेशल काइंड ऑफ apparatus, जैसे हम डिफरेंट काइंड्स यूज़ करते हैं, तो उन सब के अंदर क्या होगी? बबलिंग सी होगी। तो ये जो होती है बबलिंग, ये आइडेंटिफाई करती है कि कोई गैस उसके अंदर प्रोड्यूस हो रही है। तो इस केस के अंदर आपके पास जो गैस प्रोड्यूस हो रही है दैट इज सल्फर डाइऑक्साइड गैस। लास्ट आपके पास रिएक्शन आता है विद सल्फाइड्स। सल्फाइड्स के साथ रिएक्शन किस तरह से होता है? सल्फाइड का फॉर्मूला, सल्फाइड को ना हम यहाँ पर इक्वेशन में लिख देती हूँ, इट इज़ FeS, आयरन सल्फाइड। तो जब आयरन सल्फाइड रिएक्ट करता है एसिड के साथ इट इज़ H2SO4, तो ये क्या प्रोड्यूस करता है? आपके पास प्रोड्यूस होगा आयरन का सल्फेट। ये आयरन पॉजिटिव आयन यहाँ के सल्फेट के साथ रिएक्ट करके क्या प्रोड्यूस कर देगा? FeSO4। और बाकी दो चीज़ें क्या बच गई? ये H2 और यहाँ का सल्फर, तो ये दोनों कंबाइन होकर क्या प्रोड्यूस कर देंगे? H2S। तो ये जो H2S है ना, इसको हम कहते हैं सल्फर डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, ये होती है आपके पास सल्फर डाइऑक्साइड गैस। तो इस रिएक्शन के अंदर भी एक गैस प्रोड्यूस हो रही है जिसका नाम है सल्फर डाइऑक्साइड नहीं, आई मिस्टेक। ये आपके पास गैस प्रोड्यूस होती है हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। तो ये हाइड्रोजन सल्फाइड गैस यहाँ पर प्रोड्यूस हो रही है व्हेन द एसिड्स रिएक्ट विद सल्फाइड्स, और आपके जो सल्फर डाइऑक्साइड गैस थी ये प्रोड्यूस हो रही थी व्हेन द एसिड्स वर रिएक्टिंग विद सल्फाइड्स और बाइसल्फाइड्स। तो ये डिफरेंस आ गया दोनों तरह की गैसेज में। आइडेंटिफाई करने के लिए क्या कर सकते हैं आप कि ये जब हाइड्रोजन सल्फाइड बहुत लो क्वांटिटी में प्रोड्यूस हो रही होती है ना, तो इसकी जो स्मेल होती है वो बिल्कुल रॉटन एग्स जैसी स्मेल होती है, बहुत पंजेंट सी इसकी स्मेल होती है। तो ये इसकी आइडेंटिफाई करने का एक तरीका होता है इसको। दूसरी तरफ प्रोड्यूस क्या हो रहा है? सॉल्ट। तो ये आपने देखा ना FeSO4, ये जो आयरन सल्फेट था ये क्या था? ये एक सॉल्ट है, तो ये सॉल्ट प्रोड्यूस हो रहा होता है।
यहाँ तक थी आपका टॉपिक पूरा केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स का। अब हम जा रहे हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो इसी का एक सब टॉपिक है। इट इज़ द यूजेस ऑफ एसिड्स। एसिड्स को आप डिफरेंट काइंड्स के एसिड्स को कहाँ कहाँ पर यूज़ करते हैं। सबसे पहले आपके पास गिवन है सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड के यूजेस बुक में बहुत सारे गिवन है, जिसके अंदर क्या क्या चीज़ें आ रही हैं कि ये फर्टिलाइज़र्स को प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ होता है। कौन कौन सी फर्टिलाइज़र्स हैं? अमोनियम सल्फेट है आपके पास, अमोनियम फॉस्फेट है, फिर आपके पास कैल्शियम सुपर फॉस्फेट है। तो ये आपके पास डिफरेंट काइंड्स आ जाती हैं फर्टिलाइज़र्स की जो प्रोड्यूस होती हैं बाय यूजिंग सल्फ्यूरिक एसिड। फिर आपका जो नेक्स्ट है दैट इज़ एक्सप्लोसिव्स। बहुत सारे काइंड्स ऑफ एक्सप्लोसिव्स, डाइज, पेस्टिसाइड्स हैं, फिर बैटरीज हैं जिनके अंदर ये यूज़ होता है। जो लेड स्टोरेज बैटरीज होती हैं, कभी आपने देखा हो कि यूपीएस की जो बैटरी होती है उसके अंदर से एक वो बहुत थिक सा विस्कस सा लिक्विड निकल रहा होता है, दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड। वो एसिड होता है ना, जिसको कहते हैं कि इसमें से अब एसिड लीक हो रहा है, कभी कोई बैटरी ख़राब हो जाती है तो आप देखते हो। तो दैट इज़ द सल्फ्यूरिक एसिड, जो आपकी लेड स्टोरेज बैटरीज जो होती हैं उनके अंदर यूज़ होता है, यहाँ पर यूज़ हो रहा है। फिर आपके पास प्लास्टिक्स की फॉर्मेशन में सल्फ्यूरिक एसिड का यूज़ है। फाइबर्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, पेपर प्रोड्यूस हो रहा है, पेंट्स एंड पिगमेंट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, फिर डिटर्जेंट्स की प्रोडक्शन में यूज़ हो रहा है। तो बहुत सारे यूजेस आ जाते हैं आपके पास सल्फ्यूरिक एसिड के। नेक्स्ट वन इज़ नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड्स भी फर्टिलाइजर्स को मैन्युफैक्चर करने में यूज़ होता है, स्पेशली वो वाली फर्टिलाइजर्स जिसके अंदर नाइट्रेट रेडिकल आ रहा है। जैसे आपके पास है अमोनियम नाइट्रेट, क्योंकि वो अपना नाइट्रेट कहाँ से ले रहा है? नाइट्रिक एसिड के अंदर। नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला होता है HNO3। तो ये जो इसके पास NO3 नेगेटिव रेडिकल होता है ना, यहाँ से फिर वो दूसरी फर्टिलाइजर्स को प्रोड्यूस करता है। तो ये नाइट्रेट जो रेडिकल है दैट इज नेसेसरी इन दोज kinds of fertilizers which are being produced by nitric acid. Second use is in the manufacture of explosives, then paints and drugs, then etching designs और copper plates। ये बहुत इसका एक important point है, important use है इसका, कि जो कॉपर प्लेट्स होती है ना, जैसे आपके पास एक एक पिक्चर गिवन है, कॉपर की जो बहुत बारीक बारीक शीट्स या प्लेट्स होती हैं उनके ऊपर डिज़ाइंस को एच करने के लिए। मतलब क्या होता है, जिस तरह से ये यहाँ पर हो रहा है ना, कोई भी चीज़ उसने यूज़ नहीं की, वो कॉपर की प्लेट के अंदर अंदर ये डिज़ाइन जो है वो गुदा हुआ होता है, उस चीज़ के लिए नाइट्रिक एसिड यूज़ होता है। तो बहुत सारी टेक्निक्स हैं इसको भी यूज़ करने की। देन नेक्स्ट आपके पास यूजेस गिवन है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जो एक मेन यूज़ है दैट इज़ इन क्लीनिंग मेटल्स। जैसे आप यहाँ देख रहे हो कि ये एक डिस्क है, एक नट सा है, उसको क्या हुआ कि रस्टिंग हो गई, और जब उसको हाफ उन्होंने क्लीन कर दिया हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, तो इट इज़ सो क्लीन। ये जो नीचे वाला पार्ट है, जो ऊपर है दैट इज़ रस्टेड। तो रस्टिंग को रिमूव करने के लिए भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड यूज़ होता है। टैनिंग के लिए भी यूज़ होता है। ये टैनिंग किस चीज़ की हो रही है? हाइड्स की टैनिंग, जो लेदर प्रोड्यूस होता है ना, उसके लिए। तो हम जो हमारा पर्पस होता है हाइड्स को टैन करने का, उसका क्या क्या मेन एम होता है हमारा? एक तो ये होता है ना कि उसको डिफरेंट हम अपनी मर्जी के कलर्स दे सकते हैं। दूसरा ये होता है कि उसको आप डिकम्पोजिशन से बचाने के लिए उसके प्रोटीन स्ट्रक्चर को ही अल्टर कर देते हो। तो जब ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड उसके साथ हाइड्स की लेदर के साथ जब रिएक्ट करता है ना, तो ये उसके प्रोटीन स्ट्रक्चर को ही अल्टर कर देता है। और जब ये प्रोटीन स्ट्रक्चर को अल्टर कर देता है तो उससे कलर भी चेंज हो जाता है उसका, उसकी डिकम्पोजिशन भी रुक जाती है, उसकी प्रॉपर्टीज़ भी चेंज हो जाती हैं। तो बहुत सारी उसके अंदर चेंजेस आ जाती हैं। और थर्ड यूज़ है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का इन प्रिंटिंग इंडस्ट्रीज़, कि जब पेपर प्रिंटिंग हो रही है कहीं पर भी, उसके अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड का बहुत बड़ा एक यूज़ आता है आपके पास। फोर्थ एसिड इज बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड का एक जो मेन यूज़ है दैट इज़ इन फूड प्रिजर्वेशन। तो ये बेंजोइक एसिड एज इट इज़ नहीं यूज़ किया जाता फूड प्रिजर्वेशन के लिए। इसको क्या करते हैं, हम इसके सॉल्ट्स यूज़ करते हैं, इसके आगे से इसके रिएक्शंस करवा के न्यू सॉल्ट्स प्रोड्यूस करते हैं। और जो एक मेन इसका सॉल्ट है दैट इज़ सोडियम बेंजोएट। ठीक है, ये यूज़ होता है बहुत सारी आपकी जो कैंड फूड्स हैं या पैक्ड फूड्स हैं उन सब की प्रिजर्वेशन के लिए सोडियम बेंजोएट यूज़ होता है। उसके अंदर कौन कौन से आ जाते हैं कि ये जो ई नंबर्स होते हैं ना, इनको हम जनरली कहते हैं ई नंबर्स। ये बेंजोइक एसिड के जो डिफरेंट सॉल्ट्स होते हैं उनको हम कह रहे हैं ई नंबर्स। ई नंबर्स कौन से होते हैं? कभी आपने कोई लेज़ का पैकेट लिया, या आपने कोई कोल्ड ड्रिंक लिया, आपने जैम का जार लिया, या कोई भी चीज़ जो कैंड या पैक्ड होती है आपने वो देखी, तो उसके पीछे आप देखते हो ना जहाँ पर उसकी कैलोरी लिस्ट और पूरे इंग्रेडिएंट्स वगैरह लिखे होते हैं, वहाँ पर कुछ नंबर्स लिखे होते हैं इस तरह से, ई के साथ करके, एस के साथ करके, तो डिफरेंट अल्फ़ाबेट्स के साथ उनको रिप्रेजेंट किया होता है।
ये एक्चुअली होते क्या है, ये उन्होंने जो केमिकल्स की क्लासेस होती हैं ना उनको शॉर्ट फॉर्म में उनकी एब्रिविएशंस की तरह से उनको लिखा होता है। मकसद क्या होता है कि डिफरेंट फ्लेवर्स या फूड प्रिजर्वेटिव्स जो होते हैं ना उनके लिए हम ये कीवर्ड्स यूज़ करते हैं। जिस तरह से अगर आर्टिफिशियल फ्लेवर्स का अगर आप देखते हो ना, उसमें कोई भी आपने चिप्स का पैकेट लिया या आपने कोई भी चीज़ लिया, आपने कैंड चेरीज ली, तो उनके पीछे आप देखते हो फूड प्रिजर्वेटिव्स का अलग से एक बना होता है, उसके अंदर उन्होंने डिफरेंट इस तरह से नंबर्स दिए होते हैं, जैसे यहाँ पर है E210, E211, E212, E213। तो डिफरेंट नंबर्स होते हैं। फिर फूड प्रिजर्वेटिव्स के अलग होते हैं, फूड फ्लेवर्स के जो आर्टिफिशियल फ्लेवर्स होते हैं उनके अलग होते हैं। तो ये एक्चुअली पीछे जो होते हैं ना, इनकी एक की होती है जिसके अंदर हम इनको डिफरेंट केमिकल से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये जो केमिकल से रिप्रेजेंट करते हैं उसके अंदर ये जो ई की फैमिली होती है ना, ये आपके पास सोडियम बेंजोएट या बेंजोइक एसिड के डिफरेंट क्लासेस, डिफरेंट केमिकल्स को यूज़ किया जा रहा होता है। असल में इसका यूज़ होता क्या है, हम क्यों फूड प्रिजर्व करना चाह रहे होते हैं? एक तो ये होता है ना कि फूड बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है, जैसे आजकल समर्स हैं, तो आप देखते हो कि क्या होता है, थोड़ी देर के लिए खाना बाहर पड़ा रहे तो वो ख़राब हो जाता है, उसमें से स्मेल आने लग जाती है। तो उसको थोड़ा सा उसकी लाइफ को इंक्रीज़ करने के लिए, फिर जो कैंड फूड होती है उनकी शेल्फ़ लाइफ को इंक्रीज़ करने के लिए, व्हाट इज़ शेल्फ़ लाइफ, कि कितनी देर के लिए आप उनको स्टोर कर सकते हो, तो इस चीज़ को सारा इंक्रीज़ करने के लिए हम फूड प्रिजर्वेटिव्स ऐड करते हैं। और एक काम इसका ये भी होता है कि ये मोल्ड या यीस्ट हैं उनकी प्रोडक्शन को भी रोक देता है, उनकी ग्रोथ को कम कर देता है। बैक्टीरिया अगर प्रोड्यूस हो रहे हैं कहीं पर तो उनकी प्रोडक्शन को भी रोक देता है। बहुत सारे यूजेस इस तरह के उसके फूड प्रिजर्वेशन में आ जाते हैं। लास्टली आपके पास गिवन है एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड कॉमनली नॉन एज विनेगर। ये तो आपको पता है कि कहाँ कहाँ पर हम यूज़ करते हैं। हम विनेगर को फ्लेवरिंग और फूड के लिए भी यूज़ करते हैं, जैसे आपने कोई भी चाइनीज़ बनाया, आप पास्ता बना रहे हो तो उसके अंदर आप विनेगर को एज अ की इंग्रेडिएंट ऐड कर रहे होते हो। फिर आपके पास फूड प्रिजर्वेशन में इसका यूज़ आ जाता है, जिस तरह से हम पिकल्स बनाते हैं, हम डिफरेंट टाइप्स की चीज़ों को स्टोर करने के लिए उसको विनेगर के अंदर डिप कर देते हैं। सिरके के अंदर आप बनाते हैं ना, हम अचार वगैरह बन रहा होता है। फिर एक इसका यूज़ होता है इन क्योरिंग स्टिंग ऑफ वास्प्स। जो वास्प होता है ना, इसका जो स्टिंग होता है ये स्लाइटली अल्कलाइन होता है। तो अल्कलाइन यानी कि बेसिक होता है स्लाइटली। तो बेस का जो इफ़ेक्ट होता है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम क्या चीज़ यूज़ करेंगे? एसिड यूज़ करेंगे ना। तो हम होम बेस्ड जो इसकी रेमेडी होती है, हम क्या करते हैं कि फ़ौरन से एसिटिक एसिड जो होता है उसको उसके ऊपर थोड़ा सा लगा देते हैं, तो उससे जो न्यूट्रलाइजेशन की वजह से उसका जो स्टिंग का इफ़ेक्ट होता है ना वो थोड़ा सा कम हो जाता है। तो इस तरह से यहाँ पर आपका टॉपिक ख़त्म हो जाता है एसिड्स का। अब नेक्स्ट हमारे पास जो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टीज़ हैं, दीज आर ऑफ बेसिस। बेसिस की कोई इतनी लंबी ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ नहीं है। 3 तरह के केमिकल रिएक्शंस गिवन है इसके अंदर, रिएक्शन विद एसिड्स, विद अमोनियम सॉल्ट्स एंड प्रेसिपिटेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड्स। हो क्या रहा है इनके अंदर कि व्हेन द बेसिस रिएक्ट विद एसिड्स, ये वही पुराना वाला रिएक्शन है। जब बेसिस एसिड्स के साथ रिएक्ट करती हैं या जब एसिड्स बेसिस के साथ रिएक्ट करते हैं तो एक ही काइंड का रिएक्शन हमारे जहन में आता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और उसके अंदर क्या चीज़ें प्रोड्यूस हो रही हैं? सॉल्ट एंड वाटर। तो बिल्कुल वही वाला रिएक्शन यहाँ पर एसिड्स के साथ होता है बेसिस का। तो सॉल्ट एंड वाटर की प्रोडक्शन होती है। जैसे एग्जाम्पल आपकी बुक में गिवन है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड व्हेन इट रिएक्ट्स विद सल्फ्यूरिक एसिड इट प्रोड्यूसेस पोटेशियम सल्फेट एंड वाटर मॉलिक्यूल्स। अब ये जो पोटेशियम सल्फेट है ये प्रोड्यूस कैसे हो रहा है? 2 पोटेशियम के एटम्स जाएंगे यहाँ से, ये जो मेटल एटम था, और दूसरा जो एसिड है आपके पास उसका सल्फेट कंबाइन करेगा इनके साथ एंड इट विल प्रोड्यूस पोटेशियम सल्फेट। और रिमेनिंग आपके पास होंगे ये यहाँ के 2 हाइड्रोजन, यहाँ के 2 हाइड्रोजन और यहाँ का 2 ऑक्सीजन। तो दे विल कंबाइन टुगेदर टू प्रोड्यूस 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। इस तरह से ये रिएक्शन होता है आपके पास, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। सेकेंड रिएक्शन इज विद अमोनियम सॉल्ट्स। जब भी अमोनियम सॉल्ट्स के साथ कोई बेस रिएक्ट करेगी इट विल प्रोड्यूस अ सॉल्ट, अमोनिया गैस एंड वाटर। किस तरह से होगा? लेट्स कंसीडर फर्स्ट एग्जांपल। अमोनियम क्लोराइड है NH4Cl। व्हेन इट रिएक्ट्स विद अ बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड, होता क्या है इसके अंदर कि इसका सोडियम, यहाँ पर अब मेटल एटम ये है ना सोडियम, सोडियम रिएक्ट करता है इसके एनाइन क्लोरीन के साथ और प्रोड्यूस कर देता है ये सोडियम क्लोराइड जो कि एक सॉल्ट है। सॉल्ट प्रोड्यूस हो गया हमारा। बाकी क्या होगा? यहाँ पे जो NH4 था ये अपना एक प्रोटॉन रिमूव करके क्या बन जाता है? अमोनिया। अमोनिया गैस भी प्रोड्यूस हो गई हमारी।
अब तीसरी चीज़, वाटर कैसे प्रोड्यूस हो रहा है, यहाँ से ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड का OH था, ये OH रिएक्ट करता है यहाँ से निकलने वाले उस हाइड्रोजन के साथ एंड प्रोड्यूसेस वाटर। तो इस तरह से आपके पास ये तीनों चीज़ें प्रोड्यूस हो जाती हैं। सेकेंड रिएक्शन है अमोनियम सल्फेट NH4 होल ट्वाइस SO4 का। जब ये रिएक्ट करता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो फिर क्या होगा, सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करते हैं ना अपना मेटल एटम कौन सा है हमारा यहाँ पर। तो मेटल एटम इस पूरे रिएक्शन के अंदर जो रिएक्टेंट्स हैं उसके अंदर मेटल एटम कौन सा है, कैल्शियम। तो ये जो कैल्शियम है ना, ये रिएक्ट करेगा, यहाँ का कैल्शियम है, यानी मेटल एटम होता क्या है, हमेशा कैटाइन होता है ना, तो उसने दूसरे सब्सटेंस के एनाइन को पिक करना होता है। तो एनाइन दूसरे सब्सटेंस के अंदर क्या है, सल्फेट। तो ये सल्फेट के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम सल्फेट फॉर्म कर देगा। दूसरी चीज़, अमोनिया गैस निकलनी ही निकलनी है हर हाल में। तो यहाँ से ये जो NH4 होल ट्वाइस थे ना, तो दो मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस हो जाएंगे, और इसी तरह से जो रिमेनिंग हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन हैं दे विल कंबाइन टू प्रोड्यूस 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। इसकी केमिस्ट्री को थोड़ा सा हम नीचे डायग्राम में समझ लेते हैं कि यहाँ पर जो आपके रिएक्शंस के अंदर NH4 थे, वो NH4 किस फॉर्म में होता है, इस तरह से, ये जो आपके पास गिवन है ना, इस फॉर्म में वो NH4 प्रेजेंट होता है। तो ये NH4 जब इधर से निकलने वाले हाइड्रोक्साइड्स को अपने पास लेकर उसके पास आते हैं वो हाइड्रोक्साइड्स, तो वो क्या करता है, हाइड्रोजन हाइड्रोक्साइड का जो ऑक्सीजन है उसके ऊपर क्या प्रेजेंट है, 2 लोन पेयर्स हैं और एक उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज भी है। तो एज अ होल अगर हम देखें तो उसके पास 3 लोन पेयर्स हो गए हैं। लास्ट टाइम जो हमने टॉपिक्स पढ़े थे कॉन्सेप्ट्स ऑफ एसिड्स एंड बेसिस, उसके अंदर हमने देखा था कि जब लोन पेयर होता है तो वो क्या करता है कि अपने से वीक जो पॉजिटिवली चार्ज स्पीशी यानी कि प्रोटॉन होता है उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। यहाँ पर भी वो यही करेगा, अपने से वीक यहाँ पर एक हाइड्रोजन को अट्रैक्ट करेगा और उस हाइड्रोजन को अपने पास ले आएगा और क्या बना लेगा, OH नेगेटिव था ना, एक हाइड्रोजन था, तो इट विल फॉर्म O2H यानी कि H2O, और वो क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल। और रिमेनिंग यहाँ पर जो अमोनिया आपके पास अमोनियम आइन था NH4, उसके पास अब रह गए हैं 3 हाइड्रोजन, तो वो 3 हाइड्रोजन की वजह से क्या बन जाएगी, अमोनिया गैस। तो इस तरह से ये रिएक्शन होता है, रिएक्शन की केमिस्ट्री असल में ये चीज़ होती है। लास्टली आपके पास है प्रेसिपिटेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड्स के किस तरह से प्रेसिपिटेशन होती है। तो जब बेसेस रिएक्ट करती हैं किसी भी एसिड के नहीं सॉरी, जब बेसेस रिएक्ट करती हैं आपकी डिफरेंट हैवी मेटल्स के सॉल्ट्स के साथ, ठीक है, हैवी मेटल्स के सॉल्ट्स के साथ जब रिएक्ट करती हैं तो वो क्या प्रोड्यूस कर देती हैं, वो डिफरेंट, वो जो आपका हैवी मेटल यूज हो रहा था ना, जैसे सपोज हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं, यहाँ पर बेस क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, रिएक्ट किसके साथ करी है, वो हैवी मेटल के सल्फेट के साथ, यानी उसका क्या हो गया, हैवी मेटल सॉल्ट हो गया। तो मेटल सॉल्ट के साथ जब वो रिएक्ट करती है तो क्या प्रोड्यूस करेगी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को आप अपने जहन में लेकर आए, इसका पॉजिटिव आयन इसके नेगेटिव आयन के साथ रिएक्ट कर जाएगा, फॉर्म हो जाएगा सोडियम सल्फेट Na2SO4, ये फॉर्म हो गया। दूसरी रिमेनिंग क्या चीज़ रही, यहाँ का कॉपर और यहाँ का हाइड्रोक्साइड, तो ये कॉपर इसके हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करके क्या फॉर्म कर देगा, कॉपर हाइड्रोक्साइड। तो जब भी कोई बेस किसी भी मेटल के सॉल्ट के साथ रिएक्ट करेगी, आप इन सारी रिएक्शंस के अंदर देख लो क्या प्रोड्यूस होगा, हर रिएक्शन में हाइड्रोक्साइड्स प्रोड्यूस होंगे, और ये हाइड्रोक्साइड्स क्या करेंगे, डिफरेंट कलर्स के प्रेसिपिटेट्स की फॉर्म में होंगे। प्रेसिपिटेट्स हम कहते हैं इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ को, या इनसॉल्युबल जो भी सब्सटेंसेस होते हैं हम उनको कहते हैं प्रेसिपिटेट्स। तो ये सारे क्या होंगे कि रिएक्शन तो हो जाएगा, तो उसके बाद पाउडर फॉर्म में या रस्ट की फॉर्म में वो जो होंगे वो क्लस्टर्स बनाते बनाते अलग से इनसॉल्युबल कंपाउंड्स फॉर्म होते जाएंगे, और वो सब इनसॉल्युबल कंपाउंड्स क्या होंगे, हमारे पास हाइड्रोक्साइड्स होंगे ऑफ दैट पर्टिकुलर मेटल जो हमने उस रिएक्शन में यूज़ किया, जिसका सॉल्ट हमने उस रिएक्शन में यूज़ किया। और दूसरी तरफ आपके पास क्या प्रोड्यूस होता जाएगा, सॉल्ट्स प्रोड्यूस होते जाएंगे, दूसरे सॉल्ट बेस के जो कैटाइन था उसके। अब किस तरह से हो रहा है, अब हम इस रिएक्शन को एक बार देख लेते हैं दोबारा से। सेकेंड रिएक्शन की तरफ आते हैं, जिंक क्लोराइड था, जब ये रिएक्ट करेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ तो होगा क्या कि जिंक रिएक्ट कर जाएगा इसके हाइड्रोक्साइड के साथ और सोडियम रिएक्ट करेगा क्लोरीन के साथ और फॉर्म करेगा सोडियम क्लोराइड एंड जिंक हाइड्रोक्साइड। और जिंक हाइड्रोक्साइड के प्रेसिपिटेट्स यहाँ पर आप इस टेस्ट ट्यूब में देख सकते हैं, टेस्ट ट्यूब नंबर 4 में इसका कलर है वाइट, तो ये इसी तरह के वाइट प्रेसिपिटेट्स फॉर्म करता है। थर्ड एग्जांपल इज
Ferric chloride, when it reacts with sodium hydroxide, it produces brown precipitates. FeOH whole thrice के brown precipitates. अब यहाँ पर आप देख रहे हो कि आयरन के Fe2+ के अलग तरह के हैं और Fe3+ के अलग तरह के हैं. तो अभी जो हम कंसिडर करें ना एग्जाम्पल, उसके अंदर आयरन का कौन सा आयन यूज हो रहा है? Fe3+ यूज हो रहा है. तो Fe3+ के हमने देखा ब्राउन प्रेसिपिटेट्स फॉर्म हो रहे हैं. इस टेस्ट ट्यूब में ये जो बिल्कुल ऊपर वाली लेयर आ रही है, इसके ऊपर आप देखो ब्राउन कलर की एक लेयर है. देन दैट layer is called as the brown precipitates of FeOH whole thrice. फिर दूसरी तरफ प्रोड्यूस हो जाएगा ये सोडियम, जो इस क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा तो सोडियम क्लोराइड फॉर्म कर देगा. फोर्थ रिएक्शन इज लेड नाइट्रेट रिएक्टिंग विद सोडियम हाइड्रोक्साइड. लेड रिएक्ट करेगा हाइड्रोक्साइड्स के साथ, फॉर्म कर देगा लेड हाइड्रोक्साइड. फॉर्म किस, इसके प्रेसिपिटेट्स किस कलर के फॉर्म होंगे? वाइट प्रेसिपिटेट्स फॉर्म होंगे. और दूसरी तरफ क्या है? ये सोडियम था, जब ये रिएक्ट करेगा नाइट्रेट के साथ तो इट विल प्रोड्यूस सोडियम नाइट्रेट, और ये आपका सॉल्ट अलग से प्रोड्यूस हो जाएगा. कैल्शियम क्लोराइड की जब बात करते हैं तो कैल्शियम क्लोराइड के प्रेसिपिटेट्स फॉर्म होते हैं वाइट कलर के. व्हेन इट रिएक्ट्स विद द बेस तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम क्लोराइड ये फॉर्म होता है. तो कैल्शियम के वाइट कलर के प्रेसिपिटेट्स फॉर्म हो जाएंगे. इसी तरह से अब यहाँ पर हमने देखना है कि यहाँ आयरन सल्फेट जो था ये किस फॉर्म में है. यहाँ पर जो आयरन है इसकी वैलेंसी है Fe+2. ठीक है, तो +2 के जो आपके पास प्रेसिपिटेट्स फॉर्म हो रहे हैं, दे आर डर्टी ग्रीन इन कलर. तो बहुत डर्टी ग्रीन होता है, जैसे आप ग्रास का कलर होता है ना, उसको थोड़ा सा डर्टी सा ग्रीन शेड आ रहा होता है, उसके अंदर डार्क ग्रीन सा और ब्लैकिश सा शेड होता है, जैसे फंगस का कलर होता है. तो ये उस कलर के प्रेसिपिटेट्स फॉर्म कर देता है. यहाँ तक था आपका प्रेसिपिटेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड्स का टॉपिक, जो के एंड कर देता है आपके प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस को. नेक्स्ट टॉपिक इज द यूजेस ऑफ बेसिस. तो ये जल्दी जल्दी से कवर कर लेते हैं किस तरह से होता है. कि सोडियम हाइड्रोक्साइड आपके पास एक बेस आती है जो कि बहुत कॉमनली हम लैब में भी यूज़ करते हैं. इट इज़ मेनली यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोप. ये एक प्रैक्टिकल भी होता है आपका. उसके अंदर हम क्या करते हैं कि बेस के साथ थोड़ा सा जो एनिमल फैट है उसको मिक्स करके तो हम सोप प्रोड्यूस करते हैं. तो ये मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोप में यूज़ होता है. सेकेंड बेस आपके पास है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड. इट इज़ यूज इन एल्कलाइन बैटरीज. दो तरह की बैटरीज होती हैं. एक होती है हमारे पास लेड स्टोरेज बैटरी, जिसके अंदर एसिड यूज़ हो रहा है, वो उसकी एग्जांपल आती है. एसिड बेस्ड जो होती है ना, उसकी एग्जांपल है. दूसरी होती है अल्कलाइन बैटरीज, जिसके अंदर एक अल्कली यूज़ हो रही होती है, और वो अल्कली कौन सी होती है? दैट अल्कली इज पोटेशियम हाइड्रोक्साइड. थर्ड है आपके पास एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड. इट इज़ यूज एज अ फोमिंग एजेंट एंड फायर एक्सटिंग्विशर्स. फोमिंग एजेंट क्या होता है? जो फोम प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ होता है. बेसिकली आपके पास जो भी चीज़ का फोम प्रोड्यूस हो रहा है ना, उसके अंदर 3 मेन कंपोनेंट्स होते हैं. एक होता है उसका वाटर, सेकंड आपके पास होती है एयर, और थर्ड होता है कोई भी फॉर्मिंग एजेंट जिसकी वजह से फॉर्म प्रोड्यूस हो रहा है. तो जो फायर एक्सटिंग्विशर्स होते हैं उसके अंदर जो फॉर्म प्रोड्यूस होता है उसके लिए मेनली एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड एज अ फॉर्मिंग एजेंट यूज होता है. थर्ड है आपके पास अमोनियम हाइड्रोक्साइड. इट इज़ यूज टू रिमूव ग्रीस स्टेन्स फ्रॉम द क्लोथ्स. जब कपड़ों पे ग्रीस लग जाती है तो फिर अमोनियम हाइड्रोक्साइड के डिफरेंट स्प्रेज और डिफरेंट उसके जो होते हैं वो चीज़ें यूज़ करके हम ग्रीस के स्टेन्स को रिमूव करते हैं. फिफ्थ काइंड ऑफ बेस इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के थोड़े से मल्टीपल यूजेस आ जाते हैं. फर्स्ट वन इज इन द प्रोडक्शन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर. देन सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर. हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर के काफ़ी डिटेल में आप चैप्टर पढ़ेंगे अपना इसी बुक में, कि किस तरह से हार्ड वाटर की डिफरेंट टाइप्स आती हैं, क्या क्या चीज़ें उसमें प्रोड्यूस होती हैं, फिर आप उसको सॉफ्ट वाटर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो. अभी के लिए कॉन्सेप्ट लेने के लिए यही है कि सॉफ्ट वाटर तो हम पीने के लिए भी यूज़ कर रहे हैं, हम उसको वॉशिंग के लिए भी यूज़ कर रहे हैं, लेकिन जो हार्ड वाटर होता है उसको आप यूज़ नहीं कर पाते हो, क्योंकि उसके अंदर लेदर प्रोड्यूस नहीं होती है, सोप के साथ कोई फॉर्म प्रोड्यूस नहीं होता. देन न्यूट्रलाइजिंग एसिडिक सॉइल. जो एसिडिक सॉइल होती है, बहुत ज़्यादा एसिडिक हो जाती है सॉइल, तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम कोई और बेस नहीं, हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यूज़ करते हैं. लास्ट बेस जो आपकी बुक में गिवन है दैट इज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड. तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का एक जो मेन यूज है, इट इज टू न्यूट्रलाइज एसिडिटी इन स्टमक. आई थिंक हमारे जो पिछले लेक्चर्स थे उसमें भी एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हुआ था इस चीज़ का, कि क्या इसका फंक्शन, क्या इसकी यूज़ क्या होता है. तो जो एसिड हमारे स्टमक में प्रोड्यूस हो रहा है, अगर वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस होना शुरू हो जाए, और बहुत ज़्यादा से मुराद ये होता है कि जो उसकी एक
ऑप्टिमम वैल्यू है, जो उसकी एक मिड वैल्यू आती है, लिमिट है उसकी, उससे वो एक्सीड कर जाए ना, तो मैदे में तेजाबियत जिसको कहते हैं, स्टमक एसिडिटी, वो होना शुरू हो जाती है। तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए आपके पास मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का एक सिरप मिलता है, वाइट कलर का सिरप होता है, आपको आराम से फार्मेसी से मिल जाता है, वो यूज़ करते हैं, उससे न्यूट्रलाइज हो जाती है एसिडिटी। फिर सेकेंड यूज़ इसका होता है इन द ट्रीटमेंट ऑफ बी स्टिंग। पीछे हमने पढ़ा था एसिड के यूजेस में, हमने पढ़ा था कि वो वास्प के स्टिंग को क्योर करने के लिए यूज़ होता है। और वो किस तरह से यूज़ होता है, एसिडिक एसिड में हमने पढ़ा था ना, वो इसलिए यूज़ होता है क्योंकि जो वास्प का स्टिंग होता है, आई टोल्ड यू कि वो होता है स्लाइटली अल्कलाइन, तो इसलिए उसको हम न्यूट्रलाइज करने के लिए एक एसिड को यूज़ करते हैं जो वीक एसिड होता है, जैसे एसिटिक एसिड है। दूसरी तरफ है अब हमारे पास बी का स्टिंग, तो जो बी का स्टिंग होता है ना, इट इज़ एसिडिक इन नेचर। तो इस एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें क्या चीज़ चाहिए होगी, बेस रिक्वायर्ड होगी। तो वो बेस कौन सी होती है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो बच्चों यहाँ तक हमारा एसिड्स और बेसिस की जनरल प्रॉपर्टीज तक का टॉपिक खत्म हो गया है। आगे आपके पास गिवन है टेस्ट योरसेल्फ 10.2 ऑन पेज नंबर 31, उसको आपने सॉल्व कर लेना है और फिर मुझे उसकी पिक्चर्स ग्रुप्स में अपने सेंड कर देनी है। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे पीएच स्केल का। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।